हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Today's our lecture is lecture number 12, and in our today's lecture we will basically we have the emphasis on the paper regarding important things. ठीक है, हम वो चीज़ें देखेंगे जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं. हमने पहले काफ़ी कंट्रीज़ की जियोग्राफी डिस्कस की. हमने उनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखा जियोग्राफीज को. हमने रिवर्स को देखा, हमने टॉपोग्राफी को देखा, हमने डेमोग्राफी को देखा. हमने काफ़ी चीज़ें हर एक कंट्री की जो हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी. लेकिन अब हम थोड़ा सा बड़ा स्पेसिफिक होके मैंने कुछ चीज़ें ऐसी गैदर की हैं कि जो हमें बिल्कुल करना बड़ी ज़रूरी भी हैं, और वो पेपर्स में काफ़ी दफ़ा वो चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं. And for that sake that are very important for us to do. So starting this, अब आपको इस जो भी मैं अभी आपको करवाऊंगा इसके साथ साथ मिनिमोनिक्स प्रोवाइड हैं. आपको जो है पता चल सकेगा कि हमने किस तरह इन चीज़ों को मेमोराइज करना है. ठीक है, बेसिक थिंग क्या है? मेमोराइजेशन, पेपर अटेम्प्टेशन. ठीक है, तो जो पेपर अटेम्प्टेशन है उसके लिए मेमोराइजेशन होना बड़ी जरूरी है. सो दैट्स व्हाई वी विल टुडे टॉक विद द ट्रिक्स विद द मिनिमोनिक्स. सो अब फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं 6 कंट्रीज बॉर्डरिंग द ब्लैक सी. वो कंट्री वो कंट्रीज जो ब्लैक सी को जो है वो बॉर्डर कर रही हैं. ठीक है, तो उनका जो मिनिमोनिक है वो है जीटी बर. जीटी बर. और फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं ना, जीटी रोड पढ़ते हैं कई दफा कि जीटी रोड पे कोई हादसा हो जाए, या वैसे भी जीटी रोड जो है काफी सिटीज को कनेक्ट कर रहे होते हैं. सो जीटी वहां से आप थोड़ा सा माइंड में रख लें. बर, ठीक है, पर से जीटी पर बर कह सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह करके एक मिनिमोनिक की फॉर्म में हम चीज को याद रख सकते हैं. अब वो कौन सी कंट्रीज हैं? जी स्टैंड्स फॉर जॉर्जिया, टी स्टैंड्स फॉर टर्की, बी बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, आर से नेक्स्ट, आर से रशिया. सो इस तरह जीटी बर बी यू डबल आर, ये 6 कंट्रीज जो हैं ब्लैक सी को बॉर्डर कर रही हैं. आपको इनके नाम पता होने चाहिए. एंड फॉर दैट सेक आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू द मिनी मॉर्निंग. अब उसके बाद एरिया वाइज टॉप 3 लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्रीज. लैंड लॉक्ड कंट्रीज से इधर मुराद क्या है कि वो कंट्रीज जिनको कोई वाटर बॉडी कनेक्ट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल हम जितनी भी ये सऊदी अरेबियन कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है और ऐसी कई कंट्रीज हैं जिनके पास पानी के ज़खायर कम होते हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई जो अब अरेबियन सी है तो वो अरब के ममालिक को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनको बिल्कुल ही कोई भी ऐसी चीज कनेक्ट नहीं कर रही होती जो वाटरी हो, वाटरी बॉडी कनेक्ट नहीं कर रही होती. सो दैट ट्रिक इज के एम सी. के एम सी, के स्टैंड फॉर काजाकिस्तान, एम मंगोलिया एंड सी चड. ये 3 कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनको कोई भी वाटरी बॉडी जो है वो कनेक्ट नहीं कर रही. कोई समुंदर, कोई बहिरा कनेक्ट नहीं कर रहा. The Indus Water Treaty, signed on 19 September 1960, allocates the eastern river to India. जो मशरकी दरिया थे वो इंडिया को दे दिए गए थे सिंध तास मुआहदे में, इंडस वाटर ट्रीटी में, जो कि 19 सितंबर 1960 को तय हुआ. बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था रिगार्डिंग द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. तो यूएनओ में ये इनका इशू गया जब, तो उसमें एक उसके बाद एक इंडस वाटर ट्रीटी हुआ कि 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए, 3 दरिया भारत को दिए गए. तो जो भारत को दरिया दिए गए उनका नाम आरबीएस से आपने याद रखना है, रावी, ब्यास एंड सतलज. ये 3 वो रिवर हैं जो किसको दिए गए? इंडिया को दिए गए. उसके अलावा जेलम है, चिनाब है. ठीक है, और एक और रिवर है जो बेसिकली पाकिस्तान को दिया गया.
उसके बाद अरब कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड इसराइल, वो अरब कंट्रीज जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। वैसे तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाता फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज, बट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, जिन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है, तस्लीम कर लिया है फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। तो वो कौन कौन सी हैं? MSUB से आपने याद रखना है। M स्टैंड्स फॉर मोरक्को, इसको मराकश भी कहते हैं। S सूडान, J जॉर्डन, U से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, जिसने रिसेंटली जो है 2020 में गलबन इसको तस्लीम किया है। बहरीन एंड इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इन्होंने कब एक्सेप्ट किया था, रिकॉग्नाइज किया था। सो 6 कंट्रीज हैं अरब जिन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स। तो यूनाइटेड नेशंस जो है उनका एक जो सिक्योरिटी काउंसिल का इदारा है, उसके कुछ हैं परमानेंट मेंबर्स, कुछ कंट्रीज के जो हमेशा के लिए मौजूद हैं। और पाकिस्तान जो है एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, परमानेंट नहीं है। आफ्टर 2 इयर्स इसकी दोबारा जो है वो रीएलोकेशन होती है। सो जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 हैं। चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, रशिया है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है। सो दीज आर द 5 कंट्रीज दैट आर द परमानेंट मेंबर्स, सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं। तो सुरफू से आपने जो है ये याद रखना है। निमोनिक जो है वो साथ साथ गिवन है। उसके बाद द कंट्रीज लोकेटेड इन सेंट्रल अमेरिका, जो सेंट्रल अमेरिका है, एक आपको मैंने नॉर्थ अमेरिका बताया था, फिर साउथ अमेरिका बताया था, एक सेंट्रल अमेरिका भी है जो दरमियान में आता है। तो जो कंट्रीज वहां पे लोकेटेड हैं, मौजूद हैं, उनका नाम क्या क्या है? 7 कंट्रीज है। तो पीजी बेंच से आपने याद रखना है, पीजी बेंच। तो ट्रिक हर एक चीज का दिया गया है ताकि आपको मेमोराइज हो सके चीजें। पी स्टैंड्स फॉर पनामा, जी से ग्वाटेमाला, बी से बेलाइज, ई से एल सेल्वेडर, एन से निकारगुआ, सी से कोस्टा राइस एंड एच से होंडुरास। So these are the 7 countries that are located in the Central America, जो सेंट्रल अमेरिका में जो है मौजूद है। उसके बाद सॉरी ब्रिक्स इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ स्टेट्स कंप्राइजिंग। अब ब्रिक्स एक 5 मुल्कों का एक बेसिकली इत्तेहाद जिसको हम कह सकते हैं, वो है रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। अब ब्रिक्स बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक इत्तेहाद है। तो 5 कंट्रीज हैं ब्रिक्स बेसिकली, ये ही इसका निमोनिक्स है कि इसी एब्रीविएशन में जो है 5 वर्ड्स हैं और पांचों वर्ड्स एक एक कंट्री का जो है वो स्टार्टिंग वर्ड है। अब B स्टैंड्स फॉर ब्राजील, R stands for Russia, I stands for India, C stands for China, S stands for South Africa. So शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SCO कहते हैं, जिसका पाकिस्तान भी मेंबर है और जिसका कुछ अरसा पहले ही एक जो है इजलास भी बुलाया गया था, इसमें 8 मेंबर्स हैं। तो आपने इनका नाम किस तरह याद रखना है? आपने पिक टर्क जो है इसको एक मिनिमोनिक के तौर पे रखना है। P stands for पाकिस्तान, I stands for इंडिया, C stands for चाइना, K काजाकिस्तान, T stands for ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, U and R रशिया and K Kyrgyzstan. So pick Turk is the mnemonic for you that SCO members जो हैं 8 members हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो आपको इन 8 मेंबर स्टेट्स के नाम जो है वो पता होने चाहिए।
ठीक है। उसके बाद सार्क, साउथ एशियन, जो एक रीजनल कॉरपोरेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रीज जो है, ठीक है। और ये साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन जो है, इसकी कंट्रीज, इसके भी 8 है, ठीक है। और 8 ही कंट्रीज, इनके भी आपको मिनिमानिक्स पता होने चाहिए। अब अपनी एमबीबीएस इज द वेरी easy trick for you to memorize. So A stands for Africa, P Pakistan, N Nepal, I India, M Maldives, B Bangladesh, B Bhutan, and S Sri Lanka. So this is the mnemonic for you to memorize the SAARC countries. Then the official language of United Nations. United Nations की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? फेसर्स एक मिनिमोनिक है जो आपने याद रखना है, फेसर्स। F stands for French, A Arabic, C Chinese, E English, R Russian, and S Spanish. So this is the official languages of United Nations. So आपको ये मस्त पता होना चाहिए कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं। 6 लैंग्वेजेस ऑफिशियल, और फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब उसके बाद ब्लैक सी को जो कंट्रीज मैंने आपको पहले भी शायद करवा चुका हूं, बॉर्डर कर रही हैं, ये है जी ब्लैक सी। और इसको जो बॉर्डर कर रही हैं कंट्रीज, टर्की, बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया। सो दीज आर द 6 कंट्रीज दैट आर बॉर्डरिंग द ब्लैक सी। सो आपको ये पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रीज बॉर्डरिंग रेड सी, रेड सी, ये रेड सी गुजर रहा है, और इसके साथ साथ जो कंट्रीज आती हैं उनका ट्रिक है डेसे, DESSEY। तो उनका नाम क्या क्या है? डिजबूती, एरिटेरिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट, यमन। सो आपको इनका पता होना चाहिए। दीज आर आल्सो 6 कंट्रीज। ये भी 6 कंट्रीज ही है। और ये भी कई दफा क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर बॉर्डरिंग रेड सी, and you will answer that 6 countries are bordering the Red Sea. So Djibouti, Eritrea, Saudi Arabia, Sudan, Egypt, and Yemen. Then we will go towards the AUKUS. AUKUS ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर मोस्टली जो है पेपर्स में आता है। ये AUKUS क्या है? It is a new 3-way strategic defense alliance to build a nuclear propelled submarine and defense cooperation in the Indo-Pacific region. ये 15 सितंबर 2021 को अनाउंस हुआ था, और ये 3-वे स्टैटिक डिफेंस अलायंस है। ये एक इत्तेहाद है कि डिफेंस का इत्तेहाद है, दिफा का इत्तेहाद है, एक स्ट्रेटेजिक जो है अलायंस है कि न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन हमने बनानी है जो न्यूक्लियर वेव्स को प्रोपेल करे, और डिफेंस अपने दिफा के निज़ाम को स्ट्रांग करना इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये 3 कंट्रीज का है। अब AUKUS, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके आगे आ रहा है। यूके स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस यूनाइटेड स्टेट्स। सो दिस इज द abbreviation of AUKUS, and these are the 3 countries. Then is the BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. ये है जी BIMSTEC की एब्रीविएशन। बे ऑफ बंगाल बी से, इनिशिएटिव आई से, फॉर मल्टी एम, ठीक है, मल्टी और सेक्टरल MS जो बनता है, टी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है EC। ये बे ऑफ बंगाल के नजदीक जो कंट्रीज हैं उनका
टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो मल्टी सेक्टर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये एक जो इनिशिएटिव है उसको बिम्स्टेक कहते हैं, इसके मेंबर कंट्रीज 7 है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1997 में। अब उनके मेंबर्स कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। दीज आर द मेंबर्स ऑफ द बिम्स्टेक, ठीक है। देन द, अब ओशियन रूट्स की तरफ आ जाएं। एक है केप रूट, द केप रूट। अब बेसिकली केप रूट मैंने आपको बताया था कि ये अफ्रीकन पार्ट में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको केप रूट बताया था, ठीक है। कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप विद द वेस्टर्न साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जो वेस्टर्न यूरोप है, ये आप केप की शेप जो है देख रहे हैं, तो साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका से जो कनेक्ट करती हैं, ये एक वाटर रूट है। साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कनेक्ट करता है किससे? वेस्टर्न यूरोप से, ठीक है। सो ये जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं उनको वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के साथ कनेक्ट करता है। देन द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, एक अटलांटिक ओशन है और एक सी है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। बेसिकली एक सी रूट, इसमें एक सी रूट गुजर रहा है ओशियन में से। तो ये बेसिकली बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट है जो कनेक्ट करता है पोर्ट्स, साइलों को ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप विद द पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यूरोप के जो वेस्टर्न कोस्ट हैं उनको किसके साथ? जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट हैं, बंदरगाहों को बंदरगाहों से कनेक्ट करता है, ठीक है। सो ये ओशियन ट्रेड एक बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट है। सो मेजर ओशियन रूट्स में एक ये बड़ा एक मेजर ओशियन रूट है, ठीक है। ये डेवलप्ड एंड वेरी डेंस पॉपुलेटेड रीजन आर लोकेटेड ऑन द बोथ साइड। बेसिकली इस ओशियन के दोनों साइड्स पे, इस रूट के दोनों साइड्स पे, इस सी रूट के दोनों साइड्स पे वेरी डेंस पॉपुलेटेड रीजन्स, इधर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इधर लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। द फॉरेन ट्रेड ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक रूट इज ग्रेटर देन एनी रूट इज ग्रेटर देन एनी रूट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली जो फॉरेन ट्रेड है नॉर्थ अटलांटिक रूट का, वो बाकी तमाम जितने भी दुनिया के रूट्स हैं, सी रूट्स हैं, ओशियन रूट्स हैं, उनसे ज्यादा है। एक है पनामा कैनाल रूट। पहले तो मैं आपको बता दूं, पनामा जो है एक मुल्क का नाम है, ठीक है। तो ये एक कैनाल रूट है जो कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को किससे? अटलांटिक ओशन के साथ। पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करने वाला रूट कौन सा है? पनामा कैनाल रूट। और ये बेसिकली जितनी भी कंट्रीज आती हैं अटलांटिक और पैसिफिक सी बोर्ड्स में, उनके दरमियान जो ट्रेड है, तिजारत है, वो उसको इंक्रीज करता है, उसको फरोग देता है। पनामा कैनाल जो है ओपन हुई थी 1914 में। फैसिलिटेटेड द ट्रेड इन ऑयल, मिनरल, फूडस्टफ, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये वो गुड्स हैं जिनकी ट्रेड्स हो रही है इस रूट पे। ऑयल की हो रही है, मिनरल्स की हो रही है, फूडस्टफ्स की हो रही है, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए आर द मोस्ट बेनिफिटेड रीजन। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो वेस्ट और ईस्ट कोस्ट है, मशरकी और मगरबी जो साइल है, वो बड़ा बेनिफिटेड रीजन है, उसको इससे बड़ा बेनिफिट है। देन द स्विस कैनाल रूट। ये भी मैंने आपको बताया था कि स्विस कैनाल किस तरह बनी थी, इजिप्ट में बनी थी, ठीक है। और उस वक्त के जो हाकम थे वहां के, बेसिक जमाल अब्दुल नासिर जिनका नाम था, उन्होंने इसको नेशनलाइज भी किया था, और जिसकी वजह से बरतानिया और फ्रांस ने उन पर जंग मुसल्लत की थी। तो बेसिकली ये
स्विस कैनाल जो है हार्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुजरती है और यूरोप को फार ईस्ट के साथ कनेक्ट करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है सी बेसिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करती है, इंपॉर्टेंट सी रूट्स को आपस में कनेक्ट करती है। शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड साउथ एशियन कंट्रीज बाय 9,000 किलोमीटर। 9,000 किलोमीटर की मुसाफत को कम कर देती है यूरोप और एशियन कंट्रीज के दरमियान। और इसको पहले वंस कॉल्ड कंसिडर्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ ब्रिटेन। मैंने आपको बताया कि जब ये बनाई थी तो ये बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर बनाई थी और बरतानिया को इसमें बड़ा फायदा नजर आ रहा था, अपना उसे बड़ा बेनिफिट नजर आ रहा था, जिसकी वजह से उसने बनाई थी इजिप्ट से। लेकिन हुआ क्या कि इजिप्ट के जो जमाल अब्दुल नासिर थे, उन्होंने एक रिवर नील था उस पे एक डैम बनाना शुरू किया जो अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज को खुशगवार नजर ना आया, तो उन्होंने उसको रोका। लेकिन उसने क्या किया, जब उनको रोका गया उससे, तो उनके पास ये स्विस कैनाल थी, उन्होंने इसको नेशनलाइज कर दिया। उसने कहा कि हम ये इसमें बरतानिया और फ्रांस का हिस्सा मानते ही नहीं। सो हुआ क्या कि फिर बरतानिया और फ्रांस ने उस पर हमला भी किया, बट दैट कुड नॉट बिकम पॉसिबल, क्योंकि उस वक्त जो इजिप्ट था वो यूएसएसआर का हिस्सा था और यूएसएसआर जो थी उसने ये एक धमकी दी कि मैं क्या करूंगा, मैं आपसे मिसाइल फायर कर दूंगा अगर आपने इजिप्ट पे अपना हमले बंद ना किए तो। ऑयल सप्लाईज फ्रॉम द मिडल ईस्ट, रॉ मटेरियल फ्रॉम ट्रॉपिकल एशिया एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम द यूरोप आर द मेन ट्रेड कमोडिटी। अब इससे जो ट्रेड हो रहा है स्विस कैनाल से, मिडल ईस्ट से जितना ऑयल आता है, जितना ट्रॉपिकल एशिया से रॉ मटेरियल आ रहा है, खाम माल आ रहा है और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रहे हैं यूरोप से, वो बेसिकली इसके रूट के जरिए से जो है पास आउट होती है। देन द ट्रांस पैसिफिक रूट, एक है ट्रांस पैसिफिक रूट। अब आपको नजर आ रहा होगा ट्रांस पैसिफिक रूट, ये उसकी एक जो है मैप दिया गया है। ये बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और एशिया, ईस्ट एशिया के जो पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, सेवरल रूट्स ऑफ द ट्रांस पैसिफिक कवरेज ऑफ एट होनोलुलु, द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक। हवाई, आपको मैंने एक स्टेट पढ़ाई थी, एक आइलैंड पे एक यूएसए की स्टेट है हवाई, उसका जो कैपिटल है वो है होनोलुलु। ठीक है, तो वहां से काफी रूट्स हैं इसके निकलते हैं। अब उसके बाद दुनिया के कितने ओशंस हैं? 5। फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो पैसिफिक है, फिर अटलांटिक, इंडियन, ठीक है, और आर्कटिक आपको जो है पता होना चाहिए कि सॉरी पैसा से हम इसको याद रखते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक बेसिकली इसका नाम है, एंड आर्कटिक। ठीक है, आपको ये मस्त पता होना चाहिए। ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ज्यादातर इसको जो एस से साउदर्न लिखा है, बेसिकली ज्यादातर इसको एंटार्क्टिक ओशन ही कहा जाता है। सबसे बड़ा ओशन जो है दुनिया का वो पैसिफिक है। कॉन्टिनेंट्स, दुनिया के जो बड़े आजम हैं वो कितने हैं? 7 बड़े आजम। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स। और जब मैंने आपको जीएसए का पोर्शन पढ़ाया था, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स, 7 ही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एज देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। सो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए। अब उनमें नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? एशिया में 50 हैं, यूरोप में 51 हैं, अफ्रीका में 54 हैं, नॉर्थ अमेरिका में 23 हैं, साउथ अमेरिका में 12 हैं, एंटार्क्टिका जिसमें कोई कंट्री नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में 14 है। और इसका जो आप
के पास ट्रिक है वो ये है ई नासा। दैट इज द ट्रिक फॉर यू टू मेमोराइज द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब लार्जेस्ट वॉल, दुनिया की सबसे जो बड़ी वॉल है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। और ये क्यों बनाई गई थी, ये मैंने आपको जब चाइना के जियोग्राफी पढ़ाई तो मैंने बताया था कि बेसिकली ये बनाई गई थी, जो नॉर्दर्न नोमैडिक्स थे वो मोस्टली अटैक करते थे चाइना पे, जिसकी वजह से चाइना बड़ा ज्यादा वल्नरेबल हो गया था फ्रॉम दैट, इसलिए ये वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी। और आपको ये भी बता दूं कि दुनिया के जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हैं उनमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का भी नाम मौजूद है। दुनिया के 7 बड़े अजूबे। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, एशिया है। ठीक है, अब आपको कॉन्टिनेंट्स मैंने पढ़ाए, तो एशिया जो है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, नॉट विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीज। विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीज अगर हम देखें तो 54 अफ्रीका के पास है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा, मैंने आपको अफ्रीका जब पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि दैट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कंट्रीज। बट इफ वी टॉक विद रिस्पेक्ट टू द एरिया, द एशिया विल बी द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, आइलैंड मैंने आपको बताया हुआ है, द पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो आप फिनलैंड जो है वो भी एक है, श्रीलंका भी एक आइलैंड है, इतना नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो आइलैंड्स में है, बट जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। लार्जेस्ट डेजर्ट, सहरा, सबसे बड़ा सहरा है वो कौन सा है, सहारा है। ठीक है, एंड लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ा मुल्क जो है विद रिस्पेक्ट टू एरिया वो रशिया है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कनाडा है सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यूएस कनाडा का जो बॉर्डर है वो सबसे बड़ा बॉर्डर है दुनिया का, और उसकी लेंथ है 8893 किलोमीटर। ठीक है, और लार्जेस्ट ओशियन में अभी आपको बता के हटा हूं, पैसिफिक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, वो कौन सा है, चाइना है। अब उसके बाद जो दुनिया का अर्थ का हाईएस्ट पार्ट है उसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। जो लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है वो डेड सी है। जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, सबसे गहरा, उसको मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। और यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम जो है वो कौन सा है, हिमालय। हिमालय माउंटेन सबसे यंगेस्ट माउंटेन। आपको हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ माउंट एवरेस्ट पता होना चाहिए, लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ डेड सी, इसका पता होना चाहिए। अब उसके बाद ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम, अब मैंने यंगेस्ट बता दिया आपको हिमालय, ओल्डेस्ट पुराना सबसे माउंटेन सिस्टम एरावैली है। लार्जेस्ट ओशन के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड बाल्टिक सी है। मैंने आपको बताया था कि 3 कंट्रीज इसको सराउंड करती हैं, वो कौन कौन सी थी, लिथुआनिया था, ठीक है, उसके बाद एस्टोनिया और एक और कंट्री थी, तो वो मैंने आपको लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, ये 3 कंट्रीज थी। उसके बाद हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द डेड सी। सैलिनिटी का मतलब होता है जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज्यादा डेड सी में मौजूद है, सबसे ज्यादा खारी इसमें पानी है। और एक मैंने आपको बात बताई थी कि जो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है दुनिया में वो है कैस्पियन सी, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, सुपीरियर लेक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब सुपीरियर लेक्स बताई थी, 5 लेक्स ऑफ यूएस बताई थी जब पढ़ाई थी, उस वक्त बताया था। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये अटलांटिक ओशन है, फर्स्ट है पैसिफिक, सेकंड अटलांटिक, थर्ड इंडियन। द ग्रासलैंड ऑफ एशिया इज नॉन एज स्टेप, जो ग्रास लैंड है उसको स्टेप कहते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट इज अ माउंटेन इन जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन है जो किधर मौजूद है, जर्मनी में मौजूद है। अब उसके बाद अफ्रीका का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको लेक असल कहते हैं।
और लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो लेक आयर है। रशिया में एक लेक बैकाल मौजूद है, और लेक ओंटारियो, ये मैंने आपको यूएस कनाडा की जब 5 ग्रेट लेक्स पढ़ाई थी उनमें से पढ़ाया था, लेक ओंटारियो भी मौजूद है। देन द लेक मिचिगन, ये भी पढ़ाई है मैंने आपको जब यूएसए का पढ़ाया है। देन इज द लेक विक्टोरिया, ये किधर मौजूद है? तंजानिया, युगांडा और कीनिया के दरमियान एक लेक मौजूद है जिसको लेक विक्टोरिया कहते हैं। ग्रेट बियर लेक, ये कनाडा में मौजूद है। लेक टिटिकैसा इज लोकेटेड इन पेरू एंड बोलीविया, 2 कंट्रीज हैं, इनके दरमियान एक लेक मौजूद है जिसको लेक टिटिकैसा कहते हैं। देन इज द विंडरमेयर लेक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ यूके, जो सबसे बड़ी यूनाइटेड किंगडम्स की लेक है उसको विंडरमेयर लेक कहते हैं। किंजर लेक जो है ये ठट्टा में मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ठट्टा। सुपीरियर लेक मैंने आपको बता चुका हूं, लार्जेस्ट फ्लैश वाटर लेक है। एंड द लेक टाना इज प्रेजेंट इन एथोपिया, ये एथोपिया में मौजूद है। आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।